हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 8वीं हिंदी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, आपका पहला पेपर। तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे, फिर लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, है ना, निबंध, और फिर जो जो भी चीज़ें आती है खालिस्तान भरने के लिए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। और ऐसे ही आपकी सभी विषय की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें। और कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पूरे क्लास की वीडियो यहाँ पर डली है अभ्यास प्रश्नों की। इन वीडियोज़ को पढ़ें, समझें कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और इनके उत्तर क्या होंगे, सारी चीज़ें देखिएगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विद्या का है। तो ये है दोस्तों व्यंग, है ना। ये क्या है? व्यंग है, कहानी नहीं है, संस्मरण नहीं है, रिपोर्टाज भी नहीं है। ये क्या है? व्यंग है कि श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा है विकल्प में कि किस आसान किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। तो कौन सा आसन है जो बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो वो है शशकासन। तो ये याद रखिएगा, ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका शशकासन। सर्पासन जो है ये सर्प जैसी होगी, है ना, तो याद रखना। प्रश्न नंबर तीसरा है, शैशव काल शब्द में समास है। कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। और आपको समास से, संधि से, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी वीडियोस आती है जिसमें लिखा होता है कि ये रियल पेपर है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो आप उन सारी उस भ्रम में ना रहिएगा। पता चला आप सिर्फ एक ही पेपर को पढ़ के जा रहे हैं और वो नहीं आया, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए काफ़ी सारी वीडियोज़ रहती हैं यूट्यूब में, उन सभी वीडियोज़ को देखें। सभी प्रश्न आपसे बनने चाहिए ताकि पेपर में कोई प्रश्न आए तो आपसे वो छूटे ना, बहुत अच्छे से आप कर सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम लोग सब देखते हैं। और सारे विषय की वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न 4, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या हैं? तो वो सुरीली गायिका हैं, है ना। तो ये बहुत देखो, नृत्यांगना नहीं है, चित्रकार नहीं है, लेखिका नहीं थी, क्या थी वो? गायिका थी, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। तो चौथा का उत्तर आपका बी नंबर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। ए नंबर इसमें सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें 6 से लेकर 10 तक प्रश्न होंगे आपके। तो आगे देखते हैं, जैसे छठवां प्रश्न पूछा है, लोलुप का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है लालची। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीविषा बढ़ा दी थी, है ना। जिजीविषा यानी लालसा, इच्छा, है ना। महाभारत में तो यहाँ आएगा, श्री कृष्णा ने पांडव को आत्मविश्वास से भर दिया था। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? विराग है। और कमल का पर्यायवाची नीरज होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न 6 से 10 तक खालिस्तान भरने वाले ऐसे प्रश्न रहेंगे, इन्हें इस प्रकार से कंप्लीट आपको करना है बच्चों। आगे देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो 11वें प्रश्न में आपसे पूछा है कि वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह महल में मिले युवक एवं रूपवती कन्या के द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ जान सके। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 प्रश्न में लिखा है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से आईएएस की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा कि किसे प्रेरणा लेने के लिए कहा है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है, सॉरी, किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम आपको इसमें लिखना है। तो लिख सकते हैं, राष्ट्रीय त्योहार क्या है? स्वतंत्रता दिवस, है ना, गणतंत्र दिवस। इस प्रकार से दो राष्ट्रीय त्योहार के नाम आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं?
तो उत्तर में लिखेंगे मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, रेड क्रॉस के सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए भोजन, कपड़े एवं दवाइयों का प्रबंध करते हैं। उन लोगों की सही देखरेख करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि रेड क्रॉस के लोग क्या करते हैं, ये बाढ़, भूकंप है ना, इन समय आपदाओं के समय लोगों की मदद करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है और यह इंदौर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। लघुत्तरी प्रश्न में 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी थीं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां मृच्छकटिकम व मेघदूत थी, है ना। तो इस प्रकार से 17 के उत्तर में आप लिखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ, इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो इस उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों, आर्यभट्ट का सही परिचय सूर्य ग्रहण के समय हुआ। आर्यभट्ट विज्ञान की एक वेधशाला में अपने विद्यार्थियों को अपना व्याख्यान दे रहे थे। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम आर्यभट्ट था। कभी कभी लोग उन्हें आर्यभट्ट के नाम से भी पुकारते थे, मगर उनका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब है योद्धा और सचमुच आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में लिखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो लेखक के जो मित्र थे, आत्मविश्वास पाठ के जो लेखक हैं उनके जो मित्र थे, उनके गुणों से क्या शिक्षा मिलती है ये बताने के लिए कहा है प्रश्न में। तो उत्तर में लिखेंगे, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते थे। एक बार तो वे एक भेड़िए को देखकर इतने भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर भाग गए। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 19 के उत्तर में आप लिखेंगे। 20वां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं तीन रसों के नाम उनके स्थायी भाव के साथ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा दर्शन से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 के उत्तर में लिखना है। 21 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, सर्पासन से शरीर में होने वाले लाभ लिखिए। तो दोस्तों हमने पढ़े हैं पाठ में, है ना, सभी प्रकार के आसन के बारे में दिया है, उनके लाभ के बारे में दिया है। तो उन्हें आप जरूर पढ़िएगा, कोई भी आसन आपसे पूछ सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे यहाँ सर्पासन के बारे में पूछा है तो इससे लिखिएगा, पेट एवं कमर संबंधी रोग दूर होते हैं, रीढ़ तथा कमर में लोच बढ़ती है, फेफड़े एवं हृदय स्वस्थ होते हैं और कब्ज दूर होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न 21 को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। 22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण होना जरूरी है, मतलब किन किन बातों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, उस पक्षी की आकृति एवं रंग रूप कैसा है ये पता होना चाहिए, वह पक्षी किस प्रकार का भोजन पसंद करता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। उस पक्षी में कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी आदतें हैं और उसका प्रजनन समय क्या होता है। तो इस प्रकार से ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ऐसे आप इसके उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। अब प्रश्न 23 से हम आगे देखेंगे 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बड़े उत्तर 5 नंबर के लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा है, विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व सन 57 में किया था। उक्त पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या आपको करना है, मतलब इस पंक्ति में क्या बोला गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि इस पंक्ति में बोला है, संदर्भ प्रसंग है ना, तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 9 संवत्सर से लिया गया है ना। इस प्रकार से है, संदर्भ में क्या लिखते हैं कि यह पाठ जो है, पाठ का नाम लिखेंगे, है ना, और आपकी जो पुस्तक है भाषा भारती उसके कौन से पाठ से लिया गया है वो लिखेंगे। हाँ,
प्रसंग में लिखेंगे कि पंक्ति में क्या बताया गया है। तो इस पंक्ति में विक्रम संवत के प्रारंभ होने के विषय में बताया गया है। ऐसे हम लिख दिए। अब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में लिखेंगे कि उज्जैनी के एक महान सम्राट थे, उनका नाम विक्रमादित्य था। शक राजाओं ने विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इन विदेशी आक्रमण करने वाले शक राजाओं को विक्रमादित्य ने परास्त कर दिया, उन पर जीत प्राप्त की। अपनी जीत के संदर्भ में खुशी में यह संवत चलाया था और यह संवत ईसा सन से 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया और इस संवत का नाम उनके नाम के आधार पर विक्रम संवत किया गया। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर में ऐसे लिखेंगे, व्याख्या ऐसे करेंगे दोस्तों। प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। तो पंक्ति लिखी है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। तो इसका भी संदर्भ प्रसंग सहित लिखेंगे। तो संदर्भ में हम इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत कुंडलियाँ, ये क्या है, कुंडलियाँ हैं और ये हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ गिरधर की कुंडलियाँ इससे लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता कविवर गिरधर हैं, इस प्रकार से। और प्रसंग में लिखेंगे कि कवि गिरधर ने कुंडलियों के माध्यम से बताया है कि धन संपत्ति का मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह थोड़े ही समय की होती हैं, है ना। और व्याख्या कर देंगे और व्याख्या में लिख देंगे कि हमें धन संपत्ति प्राप्त करके स्वप्न में भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह संपत्ति तो जल के समान चंचल है, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। तो इस प्रकार से ऐसे आपको कोई भी दोहा दे दिया जाएगा या कुंडलिया दे दिया जाएगा दोस्तों, उसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। तो दोहा वाले पार्ट से दोहा आपको बनना चाहिए, व्याख्या बननी चाहिए। प्रश्न 25 देखते हैं, इसमें लिखा है, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो जैसे आदर्श अध्यापक, कोई प्रिय खेल और कंप्यूटर की उपयोगिता। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखने के लिए कोई भी एक टॉपिक आ सकता है दोस्तों, तो निबंध भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो निबंध आपको तैयार होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखना है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे अब अगला प्रश्न आपसे, जैसे यहाँ पूछ लिया है, 26 की पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखिए। तो हम पत्र लिखेंगे यानी अपने पिताजी को अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा यानी जो भी पूछा जाए, है ना, तो उसकी जानकारी देने के लिए पत्र लिखना है। तो लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, प्रातः काल आपका पत्र मिला, मैं यहाँ स्वस्थ व आनंद से हूँ। आशा है कि भगवान की कृपा से आप भी कुशल होंगे। मैं यहाँ पर अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में जुटा हूँ, इसीलिए पत्र देने में विलम्ब हुआ। वार्षिक परीक्षा संभवतः 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगी या 10 से 20 अप्रैल से शुरू होगी। मैं साल के प्रारंभ से ही पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई कर रहा हूँ यानी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अतः मुझे अपनी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की पूर्ण आशा है। आपका आशीर्वाद ही इस दिशा में मेरे लिए आशा का संबल सिद्ध होगा। माता जी को चरण स्पर्श तथा छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, है ना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में यानी आपके पत्र की प्रतीक्षा में, और यहाँ दिनांक लिख देंगे जो भी दिनांक है और आपका प्रिय पुत्र करके यहाँ अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये 26 प्रश्न आपके समाप्त हुए हिंदी के। इन प्रश्नों को अवश्य पढ़िएगा और हिंदी की ऐसी 2 3 4 वीडियो और डलिए चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन सभी वीडियो को देखें, कैसे प्रश्न हैं उन्हें पढ़ें समझें और उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे। जो प्रश्न नहीं बनता उसको 2 3 बार लिख कर रिपीट करें, देखें और कंप्लीट करें दोस्तों। परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप पेपर दें और अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।